इस वीडियो में मगध साम्राज्य का प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर अभी आपके बीएसएससी +2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके बीपीएससी यूपीएससी चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगा आप लोगों को। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 जो है, और इस वीडियो में टोटल 40-45 क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत गए थे, वहाँ पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। और किसके साथ गए थे? तो भरतबाहु के साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मगध में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो उसके प्रायश्चित के लिए वो चले गए थे दक्षिण भारत। तो वही है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार, अब बिंदुसार का बेटा हुआ आपका अशोक। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। और जब अशोक आएंगे तो वो कलिंग को भी जीत लेंगे। मगध साम्राज्य का मैंने थ्योरी करवा दिया है, तो आप चाहे तो जाकर देख लेंगे डिटेल में, वहाँ पे मैंने सारे चीज़ बता दिया है। उसके बाद मैं उसका ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो प्राचीनतम राजवंश अगर देखें तो इसमें मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीनतम राजवंश है। उसके बाद आपके कर्णव हो जाते हैं, कुषाण, गुप्त हो जाते हैं। तो ये मौर्य वंश जो है ये प्राचीन है ऑप्शन के अनुसार, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऐसे देखिए विदेशी यात्री ये जो था मेगास्थनीज, ये यूनान का था, और फयान और येसोंग ये सब चीनी यात्री थे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे। तो ये पुराना हो जाते हैं, सबसे प्राचीनतम हो जाते हैं, और इनकी पुस्तक है क्या? एक इंडिका इनकी पुस्तक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो जो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं वो आपके ग्रीक में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं, अरमाइक में भी मिलते हैं, और एक ब्राह्मणी में भी मिलते हैं। संस्कृत में नहीं मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा। तो संस्कृत में नहीं मिलता है इसका। और ये जो ग्रीक अरमाइक है ये आपके अफ़गानिस्तान में जो शिलालेख है उसमें मिलेंगे। खरोष्टी आपके पाकिस्तान वाले एरिया में, पाकिस्तान में, और ब्राह्मणी जो है भारत के शिलालेख में मिले। अशोक के जो टोटल शिलालेख कितने हैं? 14 शिलालेख है, और 13वां शिलालेख में हमें क्या मिलता है? तो कलिंग की जो अशोक ने कलिंग पे जो आक्रमण किया था उसके बारे में हमें 13वां शिलालेख में मिलता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वो एकमात्र स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? तो उसमें जो अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया है वो आपका 12वां स्तंभ लेख हो जाएगा। और रुमेदीय स्तंभ लेख आपका छोटा अभिलेख है, और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये सारे डिटेल में बताया गया है थ्योरी में इसका। ठीक है, और नेक्स्ट पर देखेंगे।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सांची का स्तूप आपके अशोक ने करवाया था। ये मौर्य वंश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो जो कलिंग के विरुद्ध कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो अशोक के 13वां शिलालेख में उसका जानकारी हमें मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो हम जानते हैं कि कलिंग युद्ध जो हुआ था वो आपके 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कलिंग की राजधानी क्या थी आपकी तोसली। कलिंग की राजधानी आपकी तोसली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हम लोग जानते हैं कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो वो आए थे बिहार, और बिहार के बोध गया का वो महाबोधि का निर्माण करवाए थे। तो अशोक हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो अभी बताएं क्या तोसली। तोसली उसकी कलिंग की प्राचीन राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं है। तो हम जानते हैं कि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो है, कलिंग पर भी आक्रमण किए थे, उसको भी जीते थे। तो ये सब तीनों जो है ए, बी और डी तीनों को कलिंग ये अशोक ने साम्राज्य में शामिल किया था, लेकिन श्रीलंका को नहीं। श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को अशोक ने भेजा था वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा को। ठीक है। नेक्स्ट पर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वो एकमात्र स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो आपका भारभू स्तंभ। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत के साहित्य के इतिहास में पाणिनि और पतंजलि किस राजवंश के समय फले फूले थे। तो ये आपका शुंग वंश के समय पाणिनि और पतंजलि फले फूले मतलब उनके दरबार में थे। और शुंग वंश में कौन पुष्यमित्र शुंग जो थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये दोनों थे। और पाणिनि के द्वारा आपका कौन सी पुस्तक लिखी गई है, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है, जो कि सर्वप्रथम संस्कृत में एक व्याकरण है। और पतंजलि योग के दर्शक हैं, और पतंजलि के द्वारा एक महाभाष्य लिखा गया है जो ने उस पर अति किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो ये आपके थे किसके, पुष्यमित्र शुंग। वही प्रश्न है, थोड़ा घुमा के दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम प्रिंसिपे ने अभिलेख को पढ़ा था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत आपका 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से निर्मित थे, यानी कि अपने सिक्के चलाए थे किस धातु के। तो वो आपका सीसा धातु का सिक्का चलाए थे, जिसे हम लोग लेड कहते हैं। और सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो ये आपके कलिंग के महान शासक थे। कलिंग की राजधानी क्या है, तोशिल। और राजा खारवेल की जानकारी हमें किससे मिलती है, उनके इति के बारे में। तो ये आपके हाथी गुफा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक आपके शिमुक थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इधर में गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो और तक्षशिला है, और इधर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको सही से उसको मिलाना है या फिर कौन किससे संबंधित है। तो देखेंगे तो आपका गांधार कला जो है, गांधार कला ये आपके कुषाणों से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख देखें तो हम जानते हैं कि जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, जिन्होंने जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया था, वो भी संस्कृत में। मिलिंद पन्हो की बात करें तो ये आपके मीनांडर से संबंधित हो जाएगा, जिसमें मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया है, तो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। तो मिलिंद पन्हो और नागसेन ने जो पुस्तक लिखी है, नागसेन जो जिन्होंने पुस्तक लिखी है मिलिंद पन्हो का, वो मीनांडर और इनके जो बीच में संवाद हुआ है या फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में है। तक्षशिला आपके पथिक से संबंधित है। जानते हैं कि अभी जो तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ है, आपके पाकिस्तान में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ए का हो जाएगा 3, पहले हो जाएगा आपका 3, उसके बाद होगा आपका 4 और उसके बाद हो जाएगा 2, फिर 1। ये सही क्रम हो जाएगा आंसर का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो कनिष्क के समकालीन आपके नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये तीनों कनिष्क के समकालीन थे। और कौन थे, तो चरक हो जाएंगे आपके और एक पार्श्व हो जाएंगे। ये सब चारों 5 जो थे कनिष्क के समकालीन थे। तो ए, बी, सी और पार्श्व और नाग, यानी कि ए से आपके हो जाएंगे अश्वघोष, बी से वसुमित्र, सी से चरक, पार्श्व और ना से नागा अर्जुन। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरक जो थे किसके दरबारी थे। तो ये आपके कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे चरक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी आपके मदुरई में थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध परिषद जो हुआ था वो आपके कश्मीर में हुआ था और ये चौथी बौद्ध संगीति थी। हम जानते हैं कि चार बौद्ध संगीति हुआ था। जो अंतिम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के समय हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। और पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपके राजगिरी में और उसके जो राजा थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, उसके जो राजा थे कालाशोक। और तृतीय जो हुई थी आपके ये पाटलिपुत्र में हुई थी जिसके राजा थे अशोक। ये पहला जो कि राजगिरी में हुआ था, चौथा और ये दूसरा जो हुआ था आपका वैशाली में। देखिए वैशाली। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में, इसके जो अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप। हुई थी कब, तो 483 BC में यानी ईसा पूर्व में। दूसरी हुई थी वैशाली में जो कालाशोक थे और इसके अध्यक्ष थे सावाकामी, और कब हुई थी 383 BC में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में जो मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष है और ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में। और चौथी हुई थी आपके कनिष्क के समय जो कि कश्मीर कुंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। ये हुई थी ईसवी की प्रथम शताब्दी में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो ये आपके रुद्रदामन से संबंधित है, जो कि संस्कृत में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला जो संबंधित है आपका हिंद यूनान यानी कि इंडो ग्रीक में, और ये परंपरा किसने शुरू किया था? तो कनिक्स ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपके चरक को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है और इसका भी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्राचीन चौल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चौल साम्राज्य की राजधानी आपकी उरयू थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे? तो संगम साहित्य के जो संरक्षक थे वो आपके पांडे थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, और इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? तो शिल्पादिकारम के जो रचयिता हैं वो आपके इलागो है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि संगम साहित्य की भाषा थी? तो संगम साहित्य की जो भाषा थी आपकी तमिल थी। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में आपका चेर, चोल, पांडे ये तीनों मिलते हैं, लेकिन कंदम जो है वो आपके संगम साहित्य में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो संगम काल में तमिल में जो आपके महाभारत लिखा गया था। प्रश्न है आपका कि संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तो ये आपके कंबन के द्वारा लिखा गया है। और तमिल में लिखी रामायण जो है आपका इराम अवतारम है। इराम अवतारम। ठीक है, तो ये तमिल में लिखी रामायण इराम अवतारम। और संगम काल में तमिल भाषा महाभारत किसने लिखी? तो ये आपके कंबन के द्वारा लिखा गया है। संगम जो हुआ था आपका, कितना संगम हुआ था? 3 संगम हुआ था। प्रथम संगम आपके मदुरई में हुआ था, मतलब दक्षिणी मदुरई में हुआ था। दूसरी संगम आपके कपाटपुरम में हुआ था, और तीसरी संगम आपके उत्तरी मदुरई में हुए थे। तो 3 संगम आपके हुए थे। तो ये आपके मगध साम्राज्य का हुआ 40 ऑब्जेक्टिव MCQ। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैप्टर वाइज MCQ करने के लिए, और चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ने के लिए हिस्ट्री का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा टॉपिक होगा वो गुप्त वंश का होगा। ठीक है, तब तक जय हिंद,